हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हमने दो एप्लीकेशन पढ़े थे, वन फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड वन दैट वाज फॉर टू फाइंड अननोन डायमेंशंस। नाउ आगे पढ़ते हैं द एप्लीकेशन टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। That is third application of the dimensional analysis, to check consistency of physical relation। फिजिक्स में कोई भी रिलेशन जिसको हम यूजुअली फार्मूला भी बोलते हैं, फिजिक्स में कोई भी रिलेशन जब बनाया जाता है तो उसका फर्स्ट टेस्ट होता है डायमेंशनल टेस्ट, यानी द रिलेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट या डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो दैट इज द फर्स्ट चेक, द रिलेशन शुड बी डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। अगर रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन। करेक्ट, डायमेंशनली कंसिस्टेंट रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को हम डायमेंशनली चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट, किसी साइंटिस्ट ने कोई एक फॉर्मूला बनाया तो हम उसको पहले डायमेंशनली चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन सही है तो वो डायमेंशनली सही भी होना चाहिए। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक रिलेशन ले लेते हैं। ओके, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, time period of simple pendulum, t is equal to 2 pi root L by G. You have to check if the relation is dimensionally consistent or not. ठीक है, so check if relation is dimensionally consistent। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। पहले तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, t, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टाइम पीरियड है। देन वी विल कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 2 पाई की तो डायमेंशन होती नहीं है, that is a constant without dimension, root L to the power half, root means power half, L to the power half, and G is acceleration, acceleration होता है L t minus 2 and to the power minus half, क्योंकि ये रूट में नीचे है। so then it will become L to the power half और प्लस हाफ इधर से आ गई एंड टी टू दी पावर, सॉरी माइनस हाफ आएगी, है ना, इधर माइनस हाफ है पावर और टी टू दी पावर क्या हो गया, 1। सो दिस गिव्स अस द पावर L टू दी पावर 0 एंड टी टू दी पावर 1। सो नाउ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी t थी और राइट हैंड साइड भी t है। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स डायमेंशन ऑफ RHS। सो इट इज कंसिस्टेंट, सो इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, राइट। Now the next
next application. The next application is to derive relation among physical quantities. Right? How is it? कैसे है ये? एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड, पेंडुलम वाला ही ले लेते हैं, एक पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये फाइंड आउट किया कि जो टाइम पीरियड है वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, बट कितना डिपेंड करता है ये नहीं पता. राइट? लाइक उसने कहा कि पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कितना डिपेंड करता है ये नहीं पता. तो ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है? तो एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम depend on mass of bob that is small m, length small l, and acceleration due to gravity. That is G. Find relation among M, L and G to calculate T, टाइम पीरियड. ठीक है? तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है एक साइंटिस्ट की. अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G. उसमें मास नहीं आता है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया. तो अब हम डायमेंशनल एनालिसिस से इसको फाइंड आउट करेंगे. सो लेट T इज प्रोपोर्शनल टू M, L एंड G. ये साइंटिस्ट ने बोला था. अब कितना डिपेंड करता है वो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c. ये इतनी पावर पे डिपेंड करता है. और t इज इक्वल टू k, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है. This constant is dimensionless constant. K is dimensionless. तो जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, K is dimensionless. इतना ठीक है? Now, on placing dimension of both side, अब दोनों साइड डायमेंशन प्लेस करेंगे. तो इस साइड तो टाइम है, सो दैट विल बी T. K इज डायमेंशनलेस, मास की M, A, लेंथ की L, B और G की L(T-2). G की हो जाएगी L(T-2), L(T-2), and this is power C. Now next is what? सारे M, L, T इकट्ठे कर दो. लाइक M को एक साथ ले लो, तो M कितना है? सिर्फ A पावर. L यहाँ पे B पावर है, यहाँ पे C पावर है, तो टोटल हो गया B प्लस C. एंड T सिर्फ ये है, देन हाउ मच पावर? -2C. तो ये हमारे पास आ गया. Is it clear?
अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, बिकॉज किसी भी फिजिकल रिलेशन में डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. ये अभी हमने सीखा है. कोई भी रिलेशन है तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. तो जितनी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में उतनी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं. तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ मास कितनी है, ए, और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ मास कितनी है, 0. सो दैट इज अवर फर्स्ट थिंग. नाउ लेंथ की डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड इज b प्लस सी and on the left hand side it is 0. that is equation 2. फिर t की डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड इज माइनस 2c एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1. तो इससे हम निकाल सकते हैं c इज इक्वल टू माइनस हाफ. ये c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2 में, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू हाफ. तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई. अब ये तीनों वैल्यूज हम इस रिलेशन में प्लेस कर देंगे, इस रिलेशन में. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. करेक्ट. नाउ on putting value of a b c in equation 1, equation 1 में रख दो. in equation 1 t is equal to k m to the power 0 l to the power half g to the power minus half. अब इसको प्रॉपरली लिख दो तो m की पावर 0 है नहीं, तो k रूट l बाई जी. एंड दिस इज व्हाट वी कैन डू बाय द डायमेंशन एनालिसिस. फर्दर वैल्यू ऑफ k कैन बी फाइंड आउट बाय द एक्सपेरिमेंट. वो फिर साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट करेगा और उससे k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, जो हम अदरवाइज जानते हैं कितना होता है, 2 पाई होता है. सो इस तरह से हम फिजिकल रिलेशन डिराइव करते हैं. ओके इसको एक बार नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो. राइट. द क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन is proportional to pressure to the power A, density to the power B and energy to the power C. तो A, B, C की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी की डायमेंशन चाहिए. सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है. तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर is equal to डायमेंशन ऑफ फोर्स ml t माइनस 2, एरिया की डायमेंशन L2, एरिया की डायमेंशन हो गई L2. तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना हो गया, m L माइनस 1 t माइनस 2. डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास की m, वॉल्यूम की L3 L क्यूब. तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हो गई m L माइनस 3. देन डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी या वर्क की डायमेंशन सेम होती है, दैट इज m L 2 t माइनस 2. इतना हो गया होगा सबका. अब क्या करें, इसको कर लो. t इज इक्वल टू k p to the power a, d to the power b, e to the power c.
एंड प्लेसिंग डायमेंशन, डायमेंशन प्लेस करो। तो ये तो हो गई टाइम, और देन के की तो डायमेंशन होती नहीं है, ये तो कांस्टेंट हो गया। प्रेशर हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2, डेंसिटी हो गई ml माइनस, एंड एनर्जी हो गई ml2 t माइनस 2। द पावर इज A, B एंड C। अब सारे m इकट्ठे कर लो, सारे L इकट्ठे कर दो और सारे T इकट्ठे कर दो, M, L एंड T। नाउ हाउ मच पावर ऑफ M? इसमें A पावर, इसमें B पावर और इसमें C पावर, तो A प्लस B प्लस C। L इसमें माइनस A, इसमें माइनस 3B एंड इसमें 2C प्लस 2C। एंड T की डायमेंशन, दिस इज माइनस 2A माइनस 2C। अब इन डायमेंशंस को कंपेयर कर लो, अब इन डायमेंशंस को कंपेयर करो, देन व्हाट यू विल फाइंड इज, इस साइड m कितना है? A प्लस B प्लस C। इस साइड m है A प्लस B प्लस C, राइट? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, इस साइड m है नहीं तो 0, दैट इज इक्वेशन 1। उस साइड L की डायमेंशन माइनस A माइनस 3B प्लस 2C इज इक्वल टू, इस साइड L नहीं है तो 0। एंड देन T की डायमेंशन माइनस 2A माइनस 2C इज इक्वल टू इधर 1, तो ये 1 आ गई, दैट इज थर्ड। अब आपको इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके A, B, C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के आपको बहुत सारे तरीके आते हैं 10th क्लास से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो सब अप्लाई करो। तो यहाँ पे मैं देखूँ अगर फ्रॉम इक्वेशन 3 A प्लस C इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है ना? इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस C की वैल्यू रख दी माइनस हाफ प्लस B इज इक्वल टू 0, तो B इज इक्वल टू हाफ आ गया, राइट? अब हमारे पास एक तो इक्वेशन ये है A प्लस C इज माइनस हाफ, और दूसरे अगर मैं B की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, इसमें इक्वेशन में रख दूं तो एक और इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 B की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 2 में, माइनस A माइनस 3 इंटू हाफ प्लस 2C इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस A प्लस 2C इज इक्वल टू, माइनस A प्लस 2C इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन लिख दो 5th, और फिर 4th इसके नीचे लिख दो, ये A प्लस C इज इक्वल टू हाफ, दिस वाज 4th। इन दोनों को ऐड करो, A कैंसिल, ठीक है? तो कितना आ गया? 3C इज इक्वल टू, दिस इज कितना, 3/2 प्लस 1/2, दैट इज 2, तो C इज इक्वल टू 2/3। इफ आई एम नॉट डूइंग एनी मिस्टेक तो दिस शुड बी द आंसर, है ना? अरे यहाँ गड़बड़ की, ये माइनस था, ओके, दिस वाज माइनस हाफ, माइनस हाफ तो ये बन जाएगा 1, करेक्ट? दिस विल बी 1
एंड देन दिस विल बी 1/3, ये 1/3। अब आपके पास c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज यहां डालेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, राइट। The least count of a stopwatch is 0.1 second. लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, तो जो मिनिमम एरर है वो 0.1 सेकेंड हो जाएगी, राइट। नाउ टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन इज 20 सेकेंड. Time is measured for 20 oscillation and that is 20 second, right? You have to calculate the percentage error in time period is. The percentage error in time period is, okay? देखो एरर हमेशा मेजरमेंट में होती है. लाइक हमने स्टॉप वॉच से 20 सेकेंड मेजर किया, 20 सेकेंड मेजर किया और 20 सेकेंड में एरर 0.1 सेकेंड है. अगर हम इसमें एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालें तो वो 1 सेकेंड आएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड. लेकिन हम 1 सेकेंड तो हमने मेजर किया नहीं ना, वो तो कैलकुलेशन है. तो हमारी जो एरर होती है वो मेजरमेंट में होती है. तो हमने कितना मेजर किया, दैट इज 20. सो एरर इन टाइम पीरियड इज एरर, परसेंटेज एरर is delta t upon t into 100. So that will be 0.1 upon 20 into 100. That is 0.5%. So this much is the error, 0.5% error. ठीक है. परसेंटेज में निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे. अब मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड. टाइम पीरियड कितना है, ये तो मेजर्ड टाइम है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 20/20 इज इक्वल टू 1 सेकेंड. अब परसेंटेज एरर कितनी है, 0.5%. तो जो एरर हो गई एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इसका 0.5%, यानी 1 इंटू 0.5/100 इसका 0.5%. सो दिस विल बी हाउ मच, 0.005 या 0.5 या 5 इंटू 10 टू द पावर जो भी रखना है वो हो गया. ये एरर है. तो अब हमारा जो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 ± 0.05. इस तरह से होता है. जब हम परसेंटेज एरर निकालनी हो ना, तो हमको टोटल जितना है जो हमारी मेजरमेंट है उसमें जो एरर है वो लेते हैं, कैलकुलेट करके नहीं निकालते, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक यू वुड हैव डन, कि तुमने क्या किया होगा, एक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a rod is measured with a least count 0.1 centimeter. यानी the error in length is 0.1 centimeter. And its diameter is measured with vernier caliper having least count 0.01. Right? Okay. Given the length is diameter, right? So error in diameter is how much, 0.01. डायमीटर मेजर किया, ये डायमीटर में एरर है या नहीं वो देखना है. लेंथ इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. एंड व्हाट दे मेजर्ड इज नॉट द डायमीटर, दे मेजर इज रेडियस. तो जो रेडियस मेजर किया वो 2 सेंटीमीटर है.
तो आप मेजर रेडियस करो या डायमीटर करो, लीस्ट काउंट तो उतना ही रहेगा। तो रेडियस की मेजरमेंट में भी लीस्ट काउंट वही होगा। तो देन लीस्ट काउंट इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज दिस डेल्टा आर। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर वॉल्यूम में। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालनी है, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एल। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, पाई में तो एरर होती नहीं है, प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, राइट। एंड दिस इफ यू विल कीप 2 डेल्टा आर इज 0.01 अपॉन 2 प्लस 0.1 बाई 5। अब इसको आप कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। चलो एक मिनट वो आप कर लेना घर पे, मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ा देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं उसकी लास्ट डिजिट अनसर्टेन होती है, लास्ट डिजिट अनसर्टेन होती है। सो ऑल सर्टेन डिजिट, ऑल सर्टेन प्लस 1 अनसर्टेन, दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सारी सर्टेन डिजिट्स को मिला लो और 1 अनसर्टेन डिजिट को मिला लो तो सिग्निफिकेंट फिगर होती है। हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो वो लीस्ट काउंट तक मेजर कर सकते हैं, उससे कम हम मेजर कर नहीं सकते। तो यूजुअली जो हमारी लीस्ट काउंट होती है वो अनसर्टेन डिजिट होती है और वही हमारी लास्ट डिजिट होती है। किसी भी मेजरमेंट की जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है और वही एक्चुअली लीस्ट काउंट होती है। सो इन सारी फिगर्स को मिला लो तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में बहुत सिंपल रूल है, कभी भी कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती। कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती, राइट। एंड मेजरमेंट में जो भी आएगा वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। मेजरमेंट में जो भी आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। ओके, so there are certain set of rules to count the significant figures. First, all non-zero, जो भी जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। सेकेंड, all zeros between non-zeros, all zeros between non-zeros are significant. जितनी भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। ये बहुत सिंपल रूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जीरोस नॉन जीरो के बाद है या नॉन जीरो से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो मैटर करता है। यानी किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, right, I write one of the measurement, say 0.00201250, एक और जीरो लगा लेते हैं। अब इसमें कितने टाइप की जीरोज हैं? पहले तो ये नॉन जीरो हो गए, तो ये 4 तो डिफाइन हो गए, फिर ये 2 जीरो ये भी डिफाइन हो गई, तो ये 6 तो कम से कम है, 6 तो कम से कम है। अब बाकी ये जीरोस या ये जीरोस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज द रूल। नाउ अगर हम डेसिमल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, इफ नंबर इज लेस देन 1, then all zeros
prior to non-zero are not significant. All zero prior to non-zero are not significant. तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है. दैट इज वन रूल. फोर्थ, in a number with decimal, all trailing zeros are significant. In a number with decimal, all trailing zeros are significant. तो ये नंबर विद डेसिमल है और इसमें ये ट्रेलिंग जीरोज है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गई. तो टोटल कितनी हो गई? 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इस नंबर में. इस नंबर में 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. अब ये आपकी सारी जीरोज क्लियर हो गई एक्सेप्ट 1. अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो in a number without decimal, in a number without decimal, trailing zeros may or may not significant. ये क्लैरिटी नहीं है. मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट, यानी हम जस्ट बाय लुकिंग ऑन टू द नंबर ये नहीं बता सकते ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है. दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट. These zeros are significant if obtained from measurement. If obtained from measurement, not by conversion. Not by conversion. यानी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं, उसकी लास्ट डिजिट जीरो भी तो हो सकती है, ये नहीं हो सकती. मान लो मेरे पास एक स्केल है, ये वाला स्केल जो हम घर में यूज़ करते हैं, जो हमारे हाथ में होता है, उस स्केल से हम एक मेजरमेंट लेते हैं. उस स्केल में एक डिवीजन 1 mm का होता है. एंड इफ आई टेक ए मेजरमेंट एंड आई गेट द मेजरमेंट एज 30 डिवीजन, I get the measurement as 30 division. So this zero came from measurement, so this will become significant. ये जीरो मेजरमेंट से आती है तो ये सिग्निफिकेंट हो गई. दिस इज इन mm. दिस इज इन mm, राइट. तो हमारा स्केल mm में मेजर कर सकता था, तो 1 mm इज द लीस्ट काउंट, तो 0 इज द लीस्ट काउंट. तो दैट्स व्हाई इट बिकम ए सिग्निफिकेंट फिगर. जो भी लीस्ट काउंट होगी वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगी. तो इस मेजरमेंट में 0 क्या है? लीस्ट काउंट है, तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट है. बट अगर मेरे पास एक स्केल है जिससे मैं सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं और उससे मेरी मेजरमेंट आती है 3 सेंटीमीटर. स्केल सेंटीमीटर का है और उससे मैं मेजरमेंट लेता हूँ और इस मेजरमेंट आती है 3 सेंटीमीटर, एंड देन आई कन्वर्ट इट इनटू mm, so that is 30 mm. So this 0 is by conversion, not by measurement. क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या है? सेंटीमीटर, दैट इज नॉट मिलीमीटर. तो क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर. सो दैट्स व्हाई जो ट्रेलिंग जीरो होती है इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, वो आपको चेक करना पड़ेगा इफ दे आर बाय मेजरमेंट और विदाउट मेजरमेंट. अगर कन्वर्जन से कहीं भी कोई जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, और बिना कन्वर्जन के जो जीरोज होती हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, राइट. एक बार ये इसमें
रूल्स दिए हैं कुछ, वो एक बार पढ़ लो जरा।